प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ऑल एग्जाम हिंदी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि अलग अलग एग्जाम में लगभग 15 साल पहले से लेकर के आज तक पूछे गए हैं। वह आपके किसी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे आपका ट्रिपल एससी में कोई भी पेपर हो, चाहे आपका लेखपाल हो, हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, पूर्व परीक्षाओं पर आधारित। और इसका जो आंसर आपको बताया जाएगा वो आयोग द्वारा सही माने गए आंसर को ही हम आपको बताएंगे, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज ये दूसरा सेशन है, इसके पहले हम लोग एक सेशन कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें देखिएगा, हिंदी वर्णमाला से चैप्टर वाइज इसके सारे सेशन कराए जाएंगे। लगभग 6000 प्लस प्रश्न हैं, जो जिन प्रश्नों को हम लोग डेली वाइज ऐसे करते करते आगे बढ़ते 6000 प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आज जो दूसरा सेट है, 30 प्रश्न हो चुके थे पहले सेट में, दूसरे सेट में हम लोग चलते हैं और 31वें प्रश्न से इसको करते हैं। तो आपके सामने प्रश्न यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, आपको बताना है। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो आप कहेंगे कंठोष्ठ वर्ण है। कैसे वर्ण है? कंठोष्ठ वर्ण है। ठीक है, कौन से वर्ण है? कंठोष्ठ वर्ण है। इसके पहले की व्याख्या जब आप दूसरा चैप्टर देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आ किससे होते हैं, आ और आ किससे बोले जाते हैं, तो एक कंठ से बोले जाते हैं। ई और ई किससे बोले जाते हैं, तो तालु से बोले जाते हैं। ठीक, और ऊ किससे बोले जाते हैं, तो ऊ और ऊ किससे बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। और आ और ऊ मिलकर के क्या बनता है, ओ बनता है, और औ बनता है, जिससे कंठोष्ठ कहते हैं। ठीक है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा होता है? फिर वही प्रश्न आपका उसी तरह से रिपीट हुआ है। तो ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? कंठ धन ओष्ठ दोनों होते हैं। ठीक है, ई च छ और ज झ ये सब किससे बोले जाते हैं? देखिए, ई और कौन चा वर्ग पूरा किससे बोले जाते हैं? ये सब बोले जाते हैं तालब्य से। किससे बोले जाते हैं? तालब्य से बोले जाते हैं। ठीक है, का वर्ग पूरा किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। ठीक है, चा वर्ग किससे बोला जाता है? तालब्य से बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे सबका होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है और उसे तालब्य वर्ण कहते हैं, ये आपके ई च छ ज झ यहाँ आ जाते हैं। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? कह रहा है कौन सा अक्षर ऐसा है जो पुल्लिंग नहीं है, यानी आपको बताना वर्णमाला का कौन सा अक्षर है जो पुल्लिंग नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है जो पुल्लिंग नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ कहेंगे ई और ई ये पुल्लिंग नहीं है, ई और ई ये पुल्लिंग नहीं है, यानी पुल्लिंग जानते हैं जो पुरुष को इंडिकेट करता है। तो वर्णमाला का ई और ई अक्षर पुल्लिंग नहीं होता, इसमें स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण होता है। ठीक, इनसे किसका निर्माण होता है? स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है, जैसे कि स्त्री, नदी, बालिका, ये सब कौन से हैं? स्त्रीलिंग के हैं। तो आप कहेंगे इसमें से ई और ई। देखिए, यूपीएसआई बैच में पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर जो आयोग ने माना है वो ई और ई को सही माना है। आगे बढ़ जाए। किस शब्द में री स्वर नहीं होता? किस शब्द में री स्वर नहीं है, आपको बताना किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आज में कोई री की मात्रा नहीं है, इसलिए ये री स्वर नहीं है। ठीक, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? कह रहा है किसमें री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो आप री की मात्रा आप जानते हैं, यहाँ पे री की मात्रा का प्रयोग, एक मिनट, हुआ है। किसमें री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वृष्टि में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, बाकी किसी में री की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिक है? कह रहा है कौन सा ऐसा शब्द है जो अनुनासिक है। ठीक है, अभी इसके बारे में बताएंगे अनुनासिक क्या होता है। तो यहाँ पे संभलना जो है ये क्या है? अनुनासिक है। अब देखते हैं, यूपी पीसीएल जेई में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से संभलना शब्द में अनुनासिक है। अनुनासिक स्वरों की विशेषता है जिनके उच्चारण में वायु नाक से कम, मुख से अधिक निकलती है। हिंदी में यह विशेषताएं चंद्रबिंदु के रूप में दर्शाई जाती हैं। चंद्रबिंदु वाले प्रायः तद्भव रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है जो चंद्रबिंदु वाले शब्द होते हैं प्रायः उन्हें किस में हम रखते हैं? तद्भव में रखते हैं। तत्सम और तद्भव का चैप्टर भी करेंगे तो वहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर अभी इसे तो कहाँ रखा जाता है? तद्भव में रखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक मिनट, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल से व्यंजन को व्यंजन कहते हैं, अर्थात व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर दिया जाता है, जैसे क धन अ में क हो गया, ख धन अ में ख हो गया। ठीक, तो यहाँ पे ये देखिए वीडियो में पूछा गया है और वीडियो में इसका आंसर जो माना गया आयोग द्वारा वो किसको माना गया? व्यंजन, जो आप जानते हैं सही है।
ठीक। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये कल भी ये प्रश्न आया था, ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये कौन सा सही होगा? 33। कितनी संख्या होती है? 33। का से लेकर के पा वर्ग तक इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसे उसके बाद यार अलावा 4 ए हो गए, 25 ए होते हैं स्पर्श व्यंजन, 4 ए हो गए और 4 ए हो गए। इस प्रकार से 25 8 कितने हो जाते हैं? 33 स्वर होते हैं। 33 व्यंजन पाए जाते हैं, माफ करिएगा, 33 स्वर नहीं, 11 स्वर पाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाएं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं उसे आपको बताना है। कंठ ध्वनियाँ कौन है? तो कंठ ध्वनियाँ पूरा का वर्ग होता है और क्या होता है? आ और बड़ा आ, ये दोनों आ और का वर्ग पूरा एक कंठ ध्वनि होते हैं। तो यहाँ पे का खा दिया गया है, तो कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। चलें आगे। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है? कह रहा है कौन सा दंत है, तो दंत आपको बताना है कौन सा दंत है। तो इसमें आप देख लीजिए सबको, तो आप एक कोड याद कर लीजिए, कता मूद को, कता मूद को, कता मूद को। ठीक, अब यहाँ देखिए, कता से का से कंठ, कंठ से का वर्ग, ठीक, ता से तालब, इससे तालब से क्या होता है? तो तालब से आप कहेंगे, तालब से चा वर्ग, मूर्धन्य से कौन सा होता है? टा वर्ग, और दंत से क्या होता है? ता वर्ग होता है। ता वर्ग किससे होता है? दंत से। और उसके बाद अब यहाँ चले जाएं ता वर्ग, तो ता वर्ग में कौन आएगा? त था द ध न। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पूछ रहा है आपसे किसका? दंत का। तो दंत से कौन है? तो चलिए देखते हैं दंत से कौन है। उच्चारण के आधार पर निम्न में से ला दंत वर्ण है। ला क्या है? दंत वर्ण है, ठीक है। ला कौन सा है? दंत वर्ण है, ठीक। शेष प मा उ कंठोष्ठ वर्ण है, ठीक। घा का उच्चारण स्थान कौन है? तो मैंने आपसे बताया कि का वर्ग किस में आते हैं? कंठ में आते हैं, तो कंठ आपका यहाँ पे सही होगा। हिंदी में स ध्वनियाँ हैं, देखिए मैंने कल भी आपसे बताया था, आज फिर बता रहे हैं, आप इसे याद कर लीजिए। तास मूस दस, क्या? तास मूस और 10। यहाँ पे आप याद कर लीजिए, कास तास से मतलब हो गया यहाँ पे, तास का मतलब है कि यहाँ पे तालब सा, बड़े सा को क्या कहते हैं? तालब सा। मूर्धन्य सा कहते हैं पेटफड़ुआ सा, या खट्टे सा को मूर्धन्य सा कहते हैं, खटकोण वाले सा को, और दंत सा कहते हैं छोटे वाले सा को। अब बड़ा सा पूछ रहा है तो आप इसको क्या कहेंगे? तालब सा। इसको याद रख लेंगे तो आपके लिए हर वक्त आसान रहेगा, और जब भी प्रश्न पूछा जाएगा आप आसानी से कर सकते हैं। तालब्य व्यंजन है, कह रहा कौन सा ऐसा है जो तालब्य व्यंजन है? तो आप जानते हैं चा वर्ग पूरा तालब्य व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। चा और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो चा और छ का उच्चारण स्थान तालु होता है, जिसे हम तालुब व्यंजन भी कहते हैं। या का उच्चारण स्थान क्या है? या का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है। या का उच्चारण स्थान कौन होता है? तालु होता है, याद रखिएगा। या का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ जाएं। निम्न में तालब्य ध्वनि है, निम्न में तालब्य ध्वनि है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता दें आपको, जैसे जय, आप याद करिए जय, तो जा किस में आता है? चा छा जा किस में बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। तो या किससे बोला जाएगा? तालु से बोला जाएगा, ठीक है। जय याद रखेंगे, तालु से याद रहेगा। जा या दोनों किससे बोले जाते हैं? तालु से, ठीक। निम्न में तालब्य ध्वनि है, तालब्य ध्वनि आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो तालब्य ध्वनि है। तो तालब आप जानते हैं, तालब्य ध्वनि कौन सी आएगी? तालब्य ध्वनि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ा सा, मैंने आपसे बताया कि वहाँ पे तास मूस 10 वाले में, तो बड़ा सा कौन है? तालब्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी में तालब्य ध्वनियाँ हैं, तो हिंदी में फिर तालब्य ध्वनियाँ आपसे पूछा जा रहा है, च वर्ग पूरा हो जाएगा। सा का उच्चारण स्थान तालु, ठीक। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? चा वर्ग ध्वनियाँ किस में आती हैं? तो तालब्य में आती हैं। किस में आती हैं? तालब्य में आती हैं। अब लगातार वही प्रश्न रिपीट हो रहा है। डा ढा वर्ग का उच्चारण स्थान है, जो वर्ग है डा ढा वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो ढा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ढा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? टा वर्ग का चौथा शब्द होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? कह रहा कौन सा ऐसा है जो उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, उसे आपको बताना है। जो दंत नहीं वाला बताना है, जो दंत नहीं है। तो टा जो है वो दंत नहीं है। टा क्या है? टा किस में आता है? मूर्धा में आता है। टा का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है, दंत तो नहीं है। दंत से उच्चारण किसका होता है? तो ता वर्ग का होता है। किसका दंत से उच्चारण होता है? ता वर्ग का होता है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनियाँ हैं, कह रहा है निम्नलिखित कौन सा ऐसी है जो दंत ध्वनियाँ हैं? तो दंत ध्वनियाँ आपको बतानी है, तो आप जानते हैं ता वर्ग पूरा किस में आता है? दंत ध्वनि के अंतर्गत आता है।
निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है, दंतव्य वर्ण कौन है, अब इसको बताना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी एग्जाम में पूछा गया है। दंतव्य वर्ण कौन है, तो दंतव्य वर्ण आपका भी कौन होता है, ता वर्ग को ही दंतव्य वर्ण भी कहते हैं। निम्न में दंत ध्वनि है, निम्न में दंत ध्वनि है, आपको ये बताना है दंत ध्वनि कौन है, तो दंत ध्वनि कौन है, ला है। दंत ध्वनि कौन है, ला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबको दिया गया है, तो कंठ से कौन बोले जाते हैं, का वर्ग, तालु से कौन बोले जाते हैं, चा वर्ग, मूर्धा से टा वर्ग, दंत से ता वर्ग, ओष्ठ से पा वर्ग और दंतोष्ठ से वा बोला जाता है। अंत में ला दंत ध्वनि है, अतः ला क्या है, दंत ध्वनि है। प फ ब भ म व्यंजन हैं होते हैं, प फ ब भ म व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं, तो आप कहेंगे ओष्ठ होते हैं। क्या होते हैं, ओष्ठ होते हैं, यानी ओष्ठ से बोले जाते हैं। हिंदी की बा ध्वनियाँ हैं, हिंदी की बा ध्वनियाँ हैं, तो हिंदी की बा ध्वनियाँ क्या है, ओष्ठ ध्वनियाँ। हिंदी की वा ध्वनियाँ क्या हैं, ओष्ठ ध्वनियाँ। बा ध्वनियाँ क्या हैं, ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। वा का उच्चारण स्थान है, वा का उच्चारण स्थान कहाँ है, दंतोष्ठ। वा का उच्चारण स्थान कहाँ है, दंतोष्ठ है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है, कह रहा है निम्नलिखित ध्वनियों में कौन दंतोष्ठ है, तो आप कहेंगे दंतोष्ठ कौन है, वा है। कौन है, वा है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है, कह रहा कौन टा वर्ग में नहीं है, तो टा ठा ड ढ ड़ा होता है, यहाँ पे धा जो होता है ता वर्ग में आता है, टा वर्ग में नहीं आता है। आगे बढ़ जाएं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पे या अगर आप देख रहे हैं तो या स्पर्श व्यंजन नहीं बल्कि अंतस्थ व्यंजन है। या किस में है, अंतस्थ व्यंजन में आता है। किस में आता है, अंतस्थ व्यंजन में आता है। ठीक, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं, आपको चूज करना है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। तो यहाँ पे देखिए का वर्ग का का है, चा वर्ग का चा है, ठीक है, उसके बाद ता वर्ग का दा है और पा वर्ग का पा है। यहाँ पे टा नहीं दिया गया है, नहीं तो टा वर्ग भी आ जाता है। ठीक है, बनरक्षक में पूछा गया है शिफ्ट 2 में। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो स्पर्श व्यंजन आप जानते हैं 25 होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इसमें से 4 दिए गए हैं, जो यहाँ पे एक एक शब्द दिए गए हैं, उसमें से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर कर लेंगे। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा, वीडियो में पूछा गया अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो इसका आप आंसर तो कर ही सकते हैं, तो आंसर करके बताइए अंतस्थ व्यंजन कौन है। वाह है, सही आप कह रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दिए गए व्यंजनों में वह अंतस्थ व्यंजन है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्यवर्ती होता है, वे वर्ण व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में या तालब, रा मूर्धन्य, ला दंत और वा दंतोष्ठ 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। इनमें या और वा अर्धस्वर भी कहे जाते हैं। या और वा को क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्धस्वर कौन है, तो आप कहेंगे या और वा अर्धस्वर माने जाते हैं। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है, अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है कौन है। तो अंतस्थ व्यंजन यारा लावा होते हैं और अंतस्थ व्यंजन का या यहाँ पे दिया गया है। ठीक, इसे अर्धस्वर भी कहा जाता है। या को क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। यूपी बीएड एग्जाम में पूछा गया है। वा व्यंजन है, वा व्यंजन है, वा व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। वा व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, उसके बाद यहाँ देख लीजिए अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, उसमें व्यंजन शाखा साहा। उसके बाद अगर यहाँ पढ़ जाए महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होता महाप्राण में, और अघोष वर्ण पहला दूसरा और वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सा जो होते हैं क्या होते हैं, अघोष शब्द होते हैं। एक इसमें पूछा गया जूनियर इंजीनियर में पूछा गया, तो यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई हैं। एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रुकिए जूम कर दें। तो इसमें अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन है, यारा लावा है। ऊष्म व्यंजन कौन है, तीनों सा है, शाखा साहा। उसके बाद महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन है, यानी सम वाले जो हैं वो महाप्राण है। अघोष कौन होते हैं, वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन होता है और तीनों सा होते हैं, जिन्हें हम अघोष कहते हैं। यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन है, यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन है, इसका आपको आंसर करना है। यारा लावा अंतस्थ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। और हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो यारा लावा शाखा सा जो हैं वो अंतस्थ व्यंजन है। जैसे कि आप दिया गया यारा लावा अंतस्थ हैं, यहाँ एक क्या है स्पर्श व्यंजन यानी तालब्य हैं। उसके बाद शाखा साहा ऊष्म हैं और यहाँ पे छत्र आज्ञा संयुक्त हैं। ऊष्म वाला और अंतस्थ वाला और संयुक्त वाला ये हर एक एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है, केयर करने की आवश्यकता है।
ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो यहाँ पे अभी देखिए वहाँ पे पूछा है ऊष्म व्यंजन, तो यहाँ पे देखिए तुरंत पूछ लिया ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन है, तो हा यहाँ पे दिया गया है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तीनों सा के अलावा गा जो दिया गया है एक कंठ ध्वनियाँ है, स्पर्श व्यंजन है, ना कि ऊष्म व्यंजन है। और अगला प्रश्न है आपका अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद बताना है। अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण कई बार आप पढ़े हैं, तो इसका नंबर आपको बताना कितने होते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।